हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर जितेंद्र कुमार, लेक्चरर बीपीएससी। और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस सीरीज का ये मैं 5वां लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। और ये 5वां लेक्चर जो है आपका जनरल नॉलेज यानी जीएस से रिलेटेड होगा। आपको पता होगा कि हमारा पेपर को जो है, ये पूरे पेपर जो है कितने भागों में बटा रहता है। ये पूरा पेपर जो है 2 भागों में बटता है। एक 30 नंबर का जीएस पोर्शन आता है और 120 नंबर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम जो है, मैंने आपसे कहा था कि हम जो है हफ्ते में 2 दिन जो है जीएस के क्वेश्चन के पेपर सॉल्व करेंगे। अभी तो आज हम जो है बात करेंगे जो 2018 में जो है जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन के सवाल पूछे गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। 30 नंबर के जो होंगे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीएस का क्वेश्चन का पेपर ही आपका सिलेक्शन से बाहर भी करेगा और अंदर भी करेगा। इसलिए जनरल नॉलेज के पेपर को हल्के में मत लीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 30 में 30 पाइएगा, लेकिन मेरी इतना आपसे प्रॉमिस है कि कम से कम 20+ नंबर तो आपको जीएस में लाना ही होगा, तभी जाके आप जो है कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर जो है सप्ताह में कम से कम 60 क्वेश्चन तो आप हर सप्ताह में समझ लीजिए कि हफ्ते में अगर 2 वीडियो आएगा 30-30 नंबर 30-30 क्वेश्चन के आएंगे, तो एक हफ्ता में आपका जो है 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि ये पेपर कुछ नहीं तो कम से कम जो है 5 से 6 महीना लगेगा। अब देख लीजिए, 5 से 6 महीने का कैलकुलेट कर लीजिए। अगर एक सप्ताह में जो है 60 क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन एक सप्ताह में, तो एक महीने का हो गया 4 सप्ताह। ठीक है, तो 240 कितने क्वेश्चन होंगे एक महीने में। और इसमें जो है 5 से 6 का गुणा भी कर सकते हैं आप, 5 या 6 का, तो लगभग आपका 1000 1,500 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इसमें उम्मीद रहेगी कि कम से कम 20+ मार्क्स तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 5वां लेक्चर, जिसका नाम है जनरल नॉलेज यानी जीएस के पेपर। और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर साइंस के लिए है, ये जीएस के लिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चाहे वो हिंदी के लिए आप दे रहे हो, चाहे अंग्रेजी के लिए दे रहे हो, चाहे वो साइंस के लिए दे रहे हो, चाहे मैथ्स के लिए दे रहे हो, जनरल नॉलेज सबके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं ये नहीं कहता शुरुआत में सब्सक्राइब करिएगा, आप जो है लास्ट में देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। Welcome to Doopy Loopy World. अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक से कौन सी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता है। मैं एक लाइन में आपको शॉर्टकट कहना चाह रहा हूँ कि वह कोई भी बीमारी जो वायरस से होती हो, वायरस से होने वाली बीमारी को हम एंटीबायोटिक से इलाज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इससे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये है कि आप जो है वायरस से प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार डिजीज़ होने के बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आप देखोगे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। टेटनस एक बैक्टीरिया होती है, टेटानी करके नाम उसका होता है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी के नाम से ये होती है, विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया होता है। तो ये तीनों बीमारी जो है बैक्टीरिया से होने वाली हैं। ये तो इसका मतलब हम एंटीबायोटिक्स से इनका इलाज कर सकते हैं। अब मीजल्स जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को हम जो है एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा युग्म या मैच जो है करेक्टली नहीं है, यानी सही नहीं है। तो आपको पता हो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ओके है। ठीक है, अब आते हैं रेडियो का
तो रेडियो का मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी ने किया था। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या है, करेक्टली मैच नहीं है, यानी यही आपका आंसर होगा। बाकी बैरोमीटर का ई टॉर्सेली ने ही किया था, ये राइट है। डायनेमो का माइकल फराडे ने किया था। अगर आप मेरा ट्रिक याद करेंगे तो डायनेमो कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मोटर बना था। मोटर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मोटर क्या करती है, फैन चलता है। बात आ रही समझ में। तो जो फराडे था, तब जानते हैं कि लोग एक शॉर्टकट में बोलते बहुत फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड मीन्स होता है उल्टा काम करना। तो फराडे ने उल्टा कहा। फराडे ने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो फैन चल रहा है, तो अगर हम फैन चलाएंगे तो इसका उल्टा भी तो होगा, यानी फैन अगर हम ही चला दें तो हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। यानी इसने उल्टा सोचा था, फ्रॉड था आदमी। एक याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब आप ज़िंदगी भर इसको याद रखेंगे कि मोटर का आविष्कार यानी डायनेमो का आविष्कार जो किसने किया था, तो माइकल फराडे ने किया था। गॉट इट, ओके। तीसरा क्वेश्चन जो चलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर इनवेरिएबली, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं बेसिकली जो दूर संचार वाले होते हैं, आप देखोगे आपके घरों पे ये छतरी वाला एंटीना लगा रहता है। ठीक है, इसमें LMB लगी रहती है। ठीक है, और आपके अर्थ ऑर्बिट में जो है एक सैटेलाइट होती है जो घूमती रहती है, और यहाँ पे आपका घर है इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपका घर बना हुआ है और यहीं भी छतरी का एंटीना लगा था। तो जिस स्पीड से हमारी अर्थ मूव करती है उतने ही स्पीड से हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव करती है। इसलिए हमारे DTH और सैटेलाइट के बीच में कनेक्शन क्या होता है, बना रहता है। तो ये लगभग जो है 3600 किलोमीटर के रेडियस में ये जो है क्या करती है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। और अप्रॉक्स है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, इसका 3500 कुछ है, 700 कुछ है, तो बात की बात है। लेकिन हम ओवरऑल इसको बोला जाता है 3600 किलोमीटर के आसपास में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो इसका सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जहाँ भी कम्युनिकेशन यानी दूर संचार वाली सैटेलाइट की बात आएगी वो जियो स्टेशनरी होगी और अप्रॉक्स 3600 किलोमीटर के रेडियस में ऑर्बिट में ये मूव करती है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए, सेम स्पीड होती है, सेम स्पीड ऑफ सैटेलाइट एज ऑफ अर्थ। जितनी अर्थ की स्पीड होती है उतनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की भी स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आपको कोई ए में कॉपर दिया है, बी में जर्मेनियम दिया है, सी में सिल्वर दिया है, आयरन, यानी आपको एलिमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, और आपसे कह रहा है कि जब हम जो है एलिमेंट में टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी भी हमारी बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, जानते हैं, सेमीकंडक्टर के साथ होता है। यानी आंसर आपका क्या होगा, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर वही मेटल की बात कर लें, तत्व की बात कर लें, तो जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी कंडक्टिविटी घटेगी। यानी इनके बीच जो है मेटल का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाइए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वही मेटल की बात करेंगे तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि कंडक्टिविटी क्यों घटेगी। भाई आपको पता होगा कि मेटल के ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इनके इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बिजली में एक डायरेक्शन में जब चले जब भी करंट पास होगी यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे कि इनके अंदर कोलिजन बढ़ जाएगा,
क्या बढ़ जाता है? कोलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आप इतना बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। आपको गूगल ने यूट्यूब ने आपको जो है दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो फास्ट है तो आप स्लो कर लीजिए, आपको लगता है कि स्लो है तो क्या कर लीजिए? फास्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का साइड दिया हुआ है, यानी ए की वैल्यू जो है 2√3 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। आपको पता होगा कि रेगुलर हेक्सागन का अगर एरिया का निकालना होगा तो इसका एक फार्मूला होता है 3√3/2 और साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अब इस फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए देखते हैं फार्मूला कैसे लगाएंगे। हमने कह दिया 3√3/2, हमने कह दिया ए का स्क्वायर यानी 2√3 इंटू 2√3। अब आप देखेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और ये √3 और ये √3 कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2√3। ठीक है, अब इसका देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 9, 3 तिहाई 9 और 9 दूना के 18, 18 यानी 18√3। यही आपका क्या होगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? 18√3। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये शायद 1 यहाँ पे मिसिंग है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर रहेगा, मिसप्रिंट है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2x + 2/x = 3 तो x³ + 1/x³ + 2 कितना होगा? आपको पता होगा, अभी यहाँ से देख लीजिए, अगर इस फॉर्मूले में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x + 1/x = 3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अगर 2 को उधर भेजेंगे तो x + 1/x = 3/2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, और इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको पता होगा कि अगर x + 1/x दिया हुआ है, अगर इसको हम k मान लेते हैं तो हमसे एक फार्मूला होता है x³ + 1/x³, तो फार्मूला होता है k³ - 2k। इस फार्मूले पे इसको पहले को पुट कर दीजिए, हो जाएगा x³ + 1/x³ = k³। k का मतलब कितना है? 3/2। तो 3/2 का क्या करिए? क्यूब कर दीजिए, -2 इंटू 3/2। अब देखेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बाई 2 दूना के 6, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -3। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ +2 भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ +2 भी जोड़ लेते हैं साथ ही साथ। अब देखेंगे 27/8 -3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना है? -1, यानी 27 एलसीएम ले लेंगे 8 का, तो 27 - 8 आपका आंसर क्या दे देगा? सॉरी, ये एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 8 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 19/8, यानी ये आपका बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब एक बार मिला लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। आई होप कि आंसर आ चुका है। k³ - 2k, अब यहाँ पे k का क्यूब करेंगे तो 27 और 2 × 4 = 8। ठीक है, फिर 2 और k, 2 से 2 में से 3 बचेगा, 2 प्लस हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आइए देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² px + 4, एक रूट दिया हुआ है
तो अगला रूट निकालने के लिए हमें बस p की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इसको टू की वैल्यू रखते हैं x की जगह पे। 2 इंटू एक्स यानी 2 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें 2 की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको निकल जाएगा 2 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा p इंटू 2 यानी 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2p बराबर -12 यानी p की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी -6। ठीक है, अब आपकी इसकी वैल्यू पता चल गई। और आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा दो अगर रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है क्योंकि एक रूट तो आपको पता है, प्लस बीटा नहीं पता है, माइनस बी, यहाँ पे देखेंगे p जो है p ही जो है हमारा -b मतलब b है, तो -b, तो p की वैल्यू है -6 और यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है, डिवाइड बाई a नीचे a की वैल्यू क्या है 2 रख देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 यानी ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये निकलेगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी, इधर 2 जाकर माइनस हो जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। यानी दूसरा जो इस रूट होगा हमारा क्या बचेगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा। तो एक हमारा रूट 1 होगा और एक रूट हमारा 2 होगा। तो 2 ऑलरेडी गिवन है, हमसे एक पूछा था तो हमारा एक दूसरा वाला जो रूट होगा क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट जो है सवाल करेंट अफेयर से पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस से 3 सवाल, 1 2 3, साइंस से 3 सवाल, 1 सवाल 2 3, सॉरी साइंस से 4 सवाल हो गए। इसका देखिए तो गणित मैथ से कितने सवाल हैं, 1 2 3, मैथ से आपको 3 मिल रहे हैं यानी 7 जो है मैथ साइंस से क्वेश्चन बनेंगे। 4 + 3 7 क्वेश्चन आपको जो है मैथ और साइंस मिला के दे देगा। ठीक है, तो जीएस में 7 नंबर तो ये समझ लीजिए, अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनका 7 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही समझ लीजिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है, बहुत लो लेवल का आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखेंगे। विजय प्रहार एक्सरसाइज जो है 2018 में कहाँ हुई थी। हालांकि 2000 पेपर 18 में हुआ था तो 18 का पूछा था, अगर 2025 में होगा तो किसका पूछेगा, 25 का। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं राजस्थान होगा। ठीक है, लेकिन आपको 2025 का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, 2025 में जो है विजय प्रहार कहाँ पे हुआ था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछता है ये क्या है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किन देशों के बीच में हुआ था। तो आपको पहले ही बताते चलें कि ये दो देशों के बीच में नहीं होता है, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, डोमेस्टिक मिलिट्री या आर्मी एक्सरसाइज, आप मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिलिट्री आर्मी अपना आर्मी खुद के ही अंदर जो है आपस में ये लोग क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है विजय प्रहार। 2018 में राजस्थान में हुआ था। अब 2025 में जो रिसेंट में जो हुआ है, रिसेंट में अब क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं तो करंट अफेयर के दूसरे क्वेश्चन पे है कि हु हैज़ ऑन द वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन इन कॉमनवेल्थ 2018, यानी 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन का खिताब किसने जीता था, तो उसमें साइना नेहवाल ने जीता था। लेकिन अभी जो है रिसेंट में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो हुआ है 2022 में। ठीक है, इस 2022 में जो बैडमिंटन टाइटल का जो किताब जीता है उसका नाम है पीवी सिंधु। अब याद कर लीजिएगा कि 2022 यानी रिसेंट का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें पीवी सिंधु ने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता हुआ है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। अब आ रहा है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018
18 में पेपर हुआ, इसलिए बार बार करंट अफेयर 18 का पूछ रहा है। यानी आप देख सकते हैं ये तीसरा करंट अफेयर्स का सवाल है। तो 2018 में जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के जो भारत का जो रैंक था वो कितना था, 136 था। लेकिन आपको 2006 अब 18 का नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा 2025 में भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है। ठीक है, तो 2025 में भारत का रैंक जो है 51 है, 191 है। ठीक है, 191 है। कितने में ये रैंकिंग की गई है, तो टोटल 180 देशों में से भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 151 है। मैं बोला था कि जीएस में हम आपको करंट का भी सेक्शन कराएंगे, जिसमें रैंकिंग सारे, चाहे वो भुखमरी का हो, जो ग्लोबल जेंडर गैप का हो, ठीक है, चाहे मीडिया रैंकिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का रैंक होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब याद कर लीजिएगा, अभी जिस हिसाब से पेपर पूछा हुआ था, तो 2018 में रैंक 136 थी। प्रेजेंट में जो 2025 में भारत की रैंक जो है 151 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 151 नंबर पे है। कितने में से की गई है, तो 180 देशों में से किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आते हैं हिस्ट्री का सवाल आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इट इज स्टेटेड दैट दोज हु कुड नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज वेयर कॉल्ड एमलास। अब इसको जो भी पढ़ लीजिए, एमलाक्स। वो जो आदमी या जो व्यक्ति पुराने ज़माने में संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, उनको एक स्पेशल नाम से बुला जाता था, एमलाचस। ये किस में बोला जाता था, शतपथ ब्राह्मण में जो एक वो थी, एक रिपोर्ट थी, इसमें इसको कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसमें जो है ये करीब 700 BC या 800 BC के आसपास की बात है, उसमें ये कहा गया था। ठीक है, ओके। अब आते हैं किसके अंदर, अब हमारा अगला सवाल है, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। तो चंद्रगुप्त, अब इधर जो है कि राजाओं के नाम दिया हुआ है और इधर उनकी पत्नियों के नाम दिया है। स्पाउस में होता है वाइफ, तो वाइफ के नाम दिए हुए हैं। तो जो चंद्रगुप्त के जो पत्नी का नाम था, चंद्रगुप्त वन की पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त का तो एक तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त दो, ये दोनों अब एडजेसेंट है, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2। तो चंद्रगुप्त 2 के जो है कुबररंगना नाम की थी, उनका था ये। 2 तो आपको मिल गया। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त 1 की पत्नी का नाम था कुमारा देवी। तो चंद्रगुप्त 1 कहाँ है, अब देखिए, कुमारा देवी पहले का तीसरा 2 में मिल रहा है, यानी आपको पहला नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। अब एक और आपने देखा है कि चंद्रगुप्त दूसरे की पत्नी का नाम था कुबेर अंगना, इसे जो भी आप पढ़ सकते हैं। यानी तीसरे का जो है 2, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही होगा। बस 2 भी अगर आपको याद होगा तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, यानी बी का पहला। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के सवाल हैं। अब ये फिर से हिस्ट्री से सवाल आ गया। विथ रेफरेंस टू द बुक अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला अर्थशास्त्र एक बुक थी जिसको लिखा था किसने, बहुत बार इस सवाल पूछा गया, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहें कि अर्थशास्त्र के बारे में तो ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसको लिखा था चाणक्य ने। इनका नाम था कौटिल्य भी इनको कहा जाता था। और इनका पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त नाम था, विष्णुगुप्त। ये गुप्ता के लिए विष्णुगुप्ता इनका नाम था। तो कह रहा है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर स्टेट पॉलिसी। ओके, पहला आंसर बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इज देयर नो डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस बुक।
अब आपको बताते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त थे, इन जो विष्णुगुप्त थे, ये आए ही थे किसके से, मौर्यन एम्पायर के में, मतलब ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। तो सवाल ही नहीं बनता है कि इस बारे में नहीं लिखे होंगे। पूरी की पूरी जो है मौर्यन क्या बोलते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर पे ही ये किताब लिखी गई है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिएगा, मौर्यन एम्पायर में ही इनका नाम था। और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे मौर्यन एम्पायर के, इसलिए जो कुछ भी उसमें लिखा गया है सब कुछ जो है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में भी एक राजा थे जिस चंद्रगुप्त मौर्य। यही वो राजा थे जिनके शासनकाल में ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। किनको? मतलब प्राइम मिनिस्टर थे विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, और एक राजा थे बिंबिसार को, उसके बिंबिसार का एक राजा था, तानाशाह था, उसको उखाड़ फेंका था। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौर्यन का ही बात की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी ओनली 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं 14 क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड दिल्ली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? कौन सा राजा या कौन सा, नीचे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसने कहा था कि दिल्ली सबसे अच्छा सिटी है पूरे विश्व में? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम मतलब राइट आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता कई बार क्वेश्चन पूछता है कहाँ का मतलब ट्रेवलर था, तो ये मोरक्को का था। मोरक्को का था ये। इब्न बतूता बहुत ही फेमस था और ये जो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, और कई बार पूछता है किसके शासनकाल में आया था, तो आप नाम याद कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, लोग का नाम भी अजीब था पहले, तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और वो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, कई बार आपसे ये अलबुरीन के बारे में पूछ देता है। तो अलबुरीन एक पर्शियन ट्रेवलर था, बस आप इतना ही समझिए कि ये पर्शियन ट्रेवलर था। ठीक है, बस। और भी अगर ज़्यादा पूछ सकते तो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आया था। ये किसके में आया था? महमूद गजनवी के समय आया था। महमूद गजनवी, महमूद गजनी या महमूद गजनवी, जो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक अबू फजल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकबर के शासनकाल में ये इनका रहा हुआ है। अबू फजल किसके शासनकाल में थे? तो ये अबू फजल के शासनकाल में थे और इन्होंने दीने अकबरी यानी अकबरनामा इन्होंने ही लिखा था। अकबरनामा, कई बार क्वेश्चन पूछता है अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबू फजल ने लिखा था। अबुल फजल इन्होंने ही लिखा था अकबरनामा। और फिर दीने अकबरी भी एक किताब है, उन्होंने ही लिखा था। बस इतना याद रख लीजिए। अब आते हैं पॉलिटिकल कह लीजिए या ये भी हिस्ट्री का ही सवाल है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? भारत में जो पंचायती जो है स्थानीय जो चुनाव होते हैं ये किसकी देन है? तो ये इसका नाम होता है लॉर्ड रिपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। लॉर्ड रिपन, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कई बार पूछे। अब ये देखिए एक ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सबसे बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि एक इसने एक आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हड़प की नीति की लाए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसमें क्या था? हड़प की नीति। जिस भी शासक के ओरिजिनल अपना बेटा नहीं हुआ करता था तो उस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और सिविल सर्विसेज जो आज हम प्रशासनिक सेवाएं देख रहे हैं आप, तो उसके जनक के रूप में भी ये लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन सबसे फेमस हुआ था बंगाल का विभाजन में 1905 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का जब विभाजन 1905 में हुआ था तो उस समय कौन वायसराय था? तो आप नाम बताएंगे क्या?
लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लेकिन अभी आपका सवाल क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन था, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सवाल जो है पॉलिटी से पूछा हुआ है, एट लीस्ट हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्रायर नोटिस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। अगर प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग अगर यदि किसी को, किसी पार्टी को या किसी को चलाना होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितने दिन पहले नोटिस देता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 दिन का नोटिस, यानी दो वीक का नोटिस देता है। कितने का देता है? 2 वीक का नोटिस देना होता है किसी भी पार्टी को अगर महाभियोग चलाना है तो। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं और कौन नंबर की हैं। ठीक है, इसके एक बार और सवाल इसी से, नंबर ऑफ डेज पे कई बार सवाल पूछा गया है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने दिन लगातार यदि कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि वो नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कौन, मतलब कितने दिन कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद यदि संसद में नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द मानी जाती है। ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है पॉलिटी से ये कि हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। भारत में किसी भी राज्य के गवर्नर जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता? ओथ मतलब होता है शपथ, उनकी कार्यकाल मतलब कार्य करने के लिए जो शपथ होती है वो कौन दिलाता है? याद रखिएगा, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट के हैं, मान लीजिए केरला के हैं तो केरला के जो चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वही जो है गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल और यहाँ से और बनता है कि प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? अगर हमारी द्रौपदी मुर्मू, चलिए हमने आंसर बता ही दिया, द्रौपदी मुर्मू है, बस आप ये बताइए कौन नंबर की हैं। ठीक है, मैंने 50% आंसर बता दिया। अब आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है। तो जैसे राज्य में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, वैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं। चलिए यहाँ से एक सवाल और बताना आपको पड़ेगा कि अभी हाल ही में सीजीआई कौन है, भारत के सीजीआई कौन है और कौन नंबर के हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक नया सवाल आता है। तो मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब दूसरा जो सवाल यहीं से क्रिएट हो रहा है कि अब साथ ही में बस है वो ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है भाई? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा? तो हमारे राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे ऑप्शन को क्लियर करते जाइए। अगर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 30 में 4 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपके उतने क्वेश्चन तैयार हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन पे 1 बाई 1 करके फोकस करेंगे। अब आया सवाल फिर पॉलिटी से, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेज ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। तो हमारे यहाँ आपको पता होगा कि टोटल 22 पार्ट हैं हमारे टोटल सब संविधान में, 1 से लेके पार्ट 22 तक। हर पार्ट में किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कही गई है। तो पूछ रहा है कि हमारी जो पंचायती राज है वो किस पार्ट में बात की गई है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 9th में होना है। किस में बात की गई है? 9th में बात कही गई है। 9th पार्ट में जो है हमें पंचायती राज की बात कही गई है। अब ये कब बना था? तो आपको बता दें कि हमारा 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट बना था। और ये कब बना था? 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 73वां। उसी में जो है पंचायती राज को जोड़ा गया था। और 3 टायर में कई बार तो आपको 3 टायर का नाम भी पूछ देता है। तो सबसे पहली होती है ग्राम पंचायत, याद कर लीजिए, ग्राम पंचायत।
ठीक है। दूसरा जो है हमारी होती है पंचायती समिति, पंचायत समिति, समिति। और लास्ट में जो होता है जिला परिषद या जिला पंचायत जिसको बोलते हैं, जिला परिषद। ये तीन जो है होती हैं क्या, पंचायती राज टायर सिस्टम। बहुत से लोगों ने दिया था, लोगों का मानना था कि कई लोगों ने 2 टायर दिया, किसी ने 3 टायर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता बलवंत मेहता कमेटी बनी थी जो पंचायती राज पे आई थी, ठीक है। एक बोला, कई बार पूछा था कि 2 टीयर वाला किसने दिया था, तो एक अशोक कमेटी थी, उन्होंने, मैं उसका पूरा नाम नहीं जानता लेकिन अशोक कमेटी थी, उन्होंने जो 2 टायर सिस्टम दिया था। 3 टायर बलवंत मेहता कमेटी ने दिया था। बस इतना याद रखिएगा। कौन से पार्ट में है, तो 9वां पार्ट में है, ठीक है। अब देख लीजिए 10वां पार्ट के बारे में भी पूछा गया है, तो अब यहाँ से हम आपको शॉर्टकट में लेके चलते हैं। 10वां में जो है ट्राइब के बारे में बात की गई है, शेड्यूल जो ट्राइब की बात होती है, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात है, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है। अब 11वें शेड्यूल में क्या, 11वें पार्ट में क्या बात की गई है, तो 11वें पार्ट में जो है यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, 11वें में यूनियन और स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन की बात की गई है, ठीक है। अब 12वें पार्ट में क्या किया गया है, तो 12वें पार्ट में सबसे आसान होता है ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात की जाती है, फाइनेंस के बारे में बात की जाती है। जितने भी मतलब फाइनेंस का रिलेशन होता है, कितना % देना है स्टेट गवर्नमेंट को, कितना % पैसा वसूलना है, तो फाइनेंस से रिलेटेड 12वें पार्ट में होता है, ठीक है, कि किसको कितना राइट देना चाहिए, कितना पैसा वसूलने के लिए। तो बस आप जो शॉर्टकट में याद रखिएगा, 10 पार्ट 12 हो सके तो 2200 पार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सवाल आने ही आने हैं। अब डीप पढ़ सकते हैं, सॉरी, अब चाहें तो डीप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मोटी तो आपको नॉलेज होना चाहिए 22 पार्ट में किसके बारे में बात की गई है, ओके। अब आइए चलते हैं, हमारे 19वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। किस स्टेट के पास जो है ऑयल रिफाइनरी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए गुजरात के पास है, गुजरात के पास मुझे याद नहीं आ रहा है, गुजरात के पास भी एक और रिफाइनरी है। अभी हाल ही में जो मतलब सबसे बड़ा रिकॉर्ड में, सॉरी हाँ याद आ गया, ये जामनगर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी, ये बहुत ही चर्चा में रही है। एक रिलायंस भी इंडस्ट्री है जो इसी को इस्टेब्लिश कर रही है, तो लार्जेस्ट है, मैं बोला ना अभी, मुझे बहुत ही चर्चा में रहा है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, रिफाइनरी इन दी वर्ल्ड, समझ में आ रही है। जामनगर के बारे में याद रखिएगा, वो कहाँ पे है, गुजरात में है। केरल में भी है, ठीक है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, केरल में कौन है। छत्तीसगढ़ में किसी भी ऑयल रिफाइनरी का नाम नहीं आता है, ऑयल रिफाइनरी का छत्तीसगढ़ में कोई भी रिफाइनरी नहीं है जो छत्तीसगढ़ में आती है, ठीक है। अब आता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में एक ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम आपका था हल्दिया रिफाइनरी नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से, हल्दिया, एक वाटरवे रूट भी है हल्दिया रिफाइनरी। अभी हम फिलहाल तो मैं बेगूसराय में क्या बोलते हैं यहाँ पे बिहार में रह रहा हूँ, तो बिहार में एक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी एक रिफाइनरी जिसका नाम बरौनी है। तो बिहार में भी अगर आपसे पूछते हैं, बरौनी है, बरौनी एक ऑयल रिफाइनरी है जो बिहार के बेगूसराय में है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज दे दिया कि अगर बिहार से भी नॉलेज अगर रखे रहे तो आप काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ रहा है, वर्ल्ड जियोग्राफी कह लीजिए। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रिवर नहीं फ्लो करती है। तो हंटर रिवर फ्लो करती है, फ्लिंडर रिवर्स फ्लो करती है,
गिलबर्ट रिवर फ्लो करती है, लेकिन ऑरेंज रिवर नहीं फ्लो करती है। ये साउथ अफ्रीका की रिवर है। कहाँ की रिवर है? साउथ अफ्रीका की रिवर है। इसलिए हमारा ऑरेंज रिवर जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। एक और आपको बता दें, जहाँ भी आपको ग्रेट दिखाई दे, जहाँ भी आपको ग्रेट दिखाई दे वो समझ लीजिएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं एक 100% लागू है, लेकिन मोस्टली 95% जगह पे अगर कहीं ग्रेड की जगह पे इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पे सोचिएगा जरूर कि वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगला सवाल जो बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इन सेंसस 2011? 2011 में जो सेंसस हुआ था भारत का, उसमें किस राज्य में पॉपुलेशन माइनस में चली गई थी? अब देख लीजिए, माइनस, यहाँ पे माइनस कितना गया था? -0.58%। ये रिकॉर्ड रहा है कि हर देश प्लस में जा रहा था, लेकिन एक स्टेट जो है माइनस में जा रहा था। उस स्टेट का नाम बताना है, और उस स्टेट का नाम है क्या? नागालैंड। याद रख लीजिएगा, नागालैंड। यही एक राज्य था जिसमें माइनस में गया था 2011 के सेंसस में, बाकी लोग प्लस 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 प्लस। ठीक है, हमारा यूपी में भी प्लस था। ओके, तो ये सेंसस से सवाल था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू माल्थस? माल्थस नाम का एक विचारक था, उसने जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड बताया था। हालांकि ये सारे मेथड हैं, ये बार 2 बार प्रिंट हो गया है, तो आपका वार ही आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, वार, यानी उसका मानना था कि वार खाने पीने के लिए लड़ाई होगी और जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो माल्थस के अकॉर्डिंग युद्ध जो है क्या थी? सबसे बेस्ट सलूशन था किसका? जनसंख्या कंट्रोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है इकोलॉजी से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोम? बायोम मतलब होता है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, डेजर्ट का अपना खुद का एक अपना बायोम बना हुआ है। ग्रास लैंड जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे हरियाली होती है, उनका अपना खुद का इकोसिस्टम होता है। अब ये इकोसिस्टम दे रहा है, तो इकोसिस्टम कोई बायोम नहीं है, पूरा एक नाम है, एक डिफिनीशन अपने आप में चलते इकोसिस्टम के। ठीक है, तो इकोसिस्टम हमारा वाला सी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? गलत। ये बायोम नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टुंड्रा है ये है जहाँ पे ठंडी पड़ती रहती है, ठंडी प्रदेश वाले, तो टुंड्रा अपने आप में क्या है? बायोम है। वहाँ पे वो जो जीव जंतु रहते हैं उनकी अपनी अलग विशेषता होती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुधवा नेशनल पार्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ किस स्टेट में है? तो भाई उत्तर प्रदेश में है। यूपी का पेपर है तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन तो आने बनते ही है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यानी आपको याद रखिएगा कि स्पेशल यूपी भी पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक ओवरव्यू तो ले ही लीजिएगा। अगर मेरे साथ बने रहेंगे मेरे चैनल पे तो मैं ज़रूर यूपी स्पेशल भी कराऊंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो मतलब आने की संभावना हो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 4th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग करेंट TGR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रेन पर वुमेन कितना रहा है? तो ये तो देखिए फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा 2.2। ओके, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल जो है फिर सेंसस से आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एक स्टेट था जिसने जो है माइनस में पॉपुलेशन उसकी आई थी, बाकी सारे देश जो है सारे मतलब स्टेट थे प्लस प्लस थे। अब वैसे भी जब सेंसस का बहुत सारे सेंसस हर 10 साल में होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सेंसस था जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन माइनस में चली गई थी, या ग्रेट डिवाइड कर दी थी, मतलब ऊपर प्लस, बीच में माइनस और फिर प्लस। ठीक है, तो डिवाइडर का काम की थी, तो वो थी 1921 में। कई फैक्टर थे माइनस होने का, वॉर भी चला था,
फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा उसी के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद में पेंडेमिक से बीमारियाँ महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जनसंख्या कम हो गई थी और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन किस में चली गई थी, माइनस चली गई थी, -0.31%। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितना माइनस में हुआ था और कौन सा ईयर ग्रेड डिवाइडिंग के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो हमारा अगला सवाल है SRI मेथड इज रिलेटेड टू, इसके फुल फॉर्म में छिपा हुआ है। एस का मतलब होता है सिस्टम या सिस्टमेटिक, सिस्टम ऑफ व्हाट, राइस, R फॉर राइस और I फॉर इंटेंसिफिकेशन, समझ रहे हैं आप। तो राइस को जो है इंटेंसिफिकेशन यानी बढ़ाना है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली राइस का मतलब क्या होता है, चावल। चावल किससे बनता है, पैडी से। तो यानी श्री जो है किससे रिलेटेड है, पैडी से, धान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ग्राउंडनट में ग्राउंडनट में जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, पोड बोरर। ठीक है, पोड मतलब जानते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो मतलब ऐसे आते हैं, जैसे बादाम हो गया, चना हो गया, उनको आप देखेंगे जब भी उनके बीज को निकालना होता है तो एक पॉड में रहते हैं वो। अगर आप देखेंगे मूंगफली ऐसे रहती है, आप देखेंगे जो हम लोग मटर खाते हैं वो भी ऐसे मटर वाला में रहता है, ये सब पॉड वाले में है। तो पॉड से रिलेटेड एक पॉड बोरर नाम का इंसेक्टिसाइड होता है। जब भी इनमें रोग लगता है तो हम ये दवाई छिड़कते हैं। तो ग्राउंडनट और ग्राम आप देखेंगे दोनों जो है पॉड में पाए जाते हैं। एक आपको मटर भी मैंने बता दिया है, तो ग्राम हो गया, मटर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इनकी जगह पे जो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा पॉड बोरर का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक मेज आता है, मेज मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो एक फूड ग्रेन है उसमें जो इंसेक्टिसाइड जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है स्टेम बोरर। ठीक है, स्टेम बोरर। और ये बांका जो है पैडी से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका आंसर क्या होगा, गलत। बाकी सारे जो है करेक्टली मैच हैं। तो जब कभी मेज में कोई मतलब बैक्टीरिया चाहे हमला कर देता है या कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी जगह पे हम इंसेक्टिसाइड जो या पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है स्टेम बोरर। ठीक है, पैडी के लिए बाका का नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी होते हैं, आप चाहें तो अब इसका स्टेम बोरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाका नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 29, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो एंड मूंग बीन। अब देखते हैं कितना फसल आप उगा ले रहे हैं। मेज 1, पोटैटो 2, मूंग बीन 3, यानी 300। अगर एक ईयर में अगर आप एक फसल उगाते हैं तो 100%, 2 उगा लिए तो 200%, 3 उगा लिए तो 300%, यानी अब कितना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिफाई कर पाए, 300%। सिंपल सवाल है। अगर कोई एक और फसल उगा पाते तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता, 400%। लेकिन अभी हमारे पास 3 फसल है, एक साल में मैंने कर दिया रोटेशन करके, तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 300%। नेक्स्ट हमारा है लास्ट सवाल हमारे जीएस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, चलिए देखिए, ग्राउंडनट में इसकी वैरायटी कौशल है, हाँ सही है। मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड मतलब क्या, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, और सरसों का एक वर्जन एक वैरायटी होती है वर्धन। ठीक है, और लीन सीड का चमत्कार ये कुछ नहीं मैच कर रहा है, ये किसी और चीज़ से मैच हो रहा है। ठीक है, ग्राम का तो उड़द की दाल नहीं बोलते हैं, उड़द की दाल, तो ग्राम चना हो गया तो उसको उड़द, ये सही है। और लीन सीड का जो है चमत्कार से रिलेटेड नहीं, इसका कोई दूर दूर से नहीं है। हाँ, इसकी एक वैरायटी आती है हीरा, लीन सीड की एक वैरायटी आती है क्या, हीरा, लेकिन चमत्कार नहीं है। चमत्कार मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे मिला नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये पोटैटो के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। चमत्कार ये जो है पोटैटो से रिलेटेड है, पोटैटो। तो चमत्कार का मैंने सर्च किया था तो उसमें पोटैटो का मिला था। ठीक है,
लेकिन लिनसीड का जो है एक वैरायटी हीरा है। ये सवाल तो आप अगर एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा बेटर समझेंगे, लेकिन आप एक से समझ लिया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो निगेटिव मार्किंग, ऐसे प्रश्न को छूना नहीं है। ओके, तो मैंने बोला ना कि 30 में 30 कोई नहीं कर सकता है। जीएस के पेपर में अगर आप 30 में से अगर आप 25 लेते तो वेरी गुड। 30 अगर 30 मार्क्स ले आते हैं, 30 प्रश्न मतलब सही हो गया, तो वेरी गुड। तो अगर आपको चाहते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट में बनना है, प्री आपका क्वालिफाई हो जाए, तो कम से कम 20 प्लस ही होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज़ को, इस पूरी सीरीज़ को, यूपीएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो जीएस के क्वेश्चन इतने आपको सफिशिएंट मैं करा दूंगा कि आप जो है खूब आराम से 20 प्लस पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद भी एक जो है अभ्यर्थी रहा हूँ, और आज मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार के सिवान जिला में जो है लेक्चरर की पद पे हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और एक मैं आपको एकदम बिल्कुल साफ सा बता दूं कि पढ़ाई करते समय, प्रिपरेशन करते समय एक चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दूसरा है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाऊँगा कि किस चीज़ पे आप फोकस करेंगे और किस चीज़ों को छोड़ना है कि आपको पढ़ना ही नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या नहीं पढ़ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे, आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। लेकिन आप बस ये करिए कि मेरे साथ पढ़िए, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चन थे, 30 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस सीरीज में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। एक बार नहीं 2 बार देखिए, आप देखते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा समझ में आ गया है तो वीडियो को 2x पे करके देख लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। Welcome to Doopy Loopy World.